हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1769 में निकोलस जोसेफ क्यूनो की बनाई पहली स्टीम गाड़ी से लेकर आज की हाईटेक इलेक्ट्रिक कारों तक के सफर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कारों के इस दिलचस्प सफर को। शुरुआती दौर में कार बनाने के प्रयास दुनिया के कई हिस्सों में हो रहे थे। फ्रांस में निकोलस जोसेफ क्यूनो ने 1769 में ही एक भाप से चलने वाला वाहन बना लिया था, लेकिन वो बेहद भारी और अनियंत्रित था। लेकिन असली क्रांति साल 1886 में जर्मनी में हुई, जब इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया के सामने बेंज पैटेंट मोटर वैगन पेश की। ये पेट्रोल से चलने वाली दुनिया की पहली व्यावहारिक कार थी। ये 3 पहियों वाली गाड़ी थी, जिसमें सिर्फ 0.75 हॉर्स पावर का इंजन लगा था। शुरुआत में लोगों ने इसे एक बेकार और खतरनाक खिलौना समझा। यहाँ इस कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। कार्ल बेंज अपनी इस खोज को लेकर थोड़े झिझक रहे थे। तब उनकी पत्नी बर्था बेंज ने अगस्त 1888 में अपने पति को बिना बताए अपने 2 बेटों के साथ इस गाड़ी को लेकर लगभग 104 से 106 किलोमीटर दूर अपनी मां के घर फोर्जहाइम जाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ऑटोमोबाइल इतिहास का पहला रोड ट्रिप था। और मजे की बात यह है कि जब वो वापस आईं तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया, जिससे उनका कुल सफर लगभग 194 किलोमीटर का हो गया। इस लंबे सफर में रास्ते में आई हर तकनीकी खराबी को बर्था बेंज ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से ठीक किया। उस दौर में कोई पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब गाड़ी का ईंधन खत्म हुआ तो उन्होंने विस्लोट शहर की एक केमिस्ट दुकान से सॉल्वेंट खरीदा, जो इतिहास का पहला फ्यूल स्टेशन बन गया। सफर के दौरान जब लकड़ी के ब्रेक घिसने लगे तो उन्होंने एक स्थानीय मोची से उस पर चमड़ा मढ़वाया, जिससे दुनिया के पहले लेदर ब्रेक पैड का जन्म हुआ। ईंधन की बंद नली को साफ करने के लिए उन्होंने अपनी हैटपिन का इस्तेमाल किया और ढीले तारों को सुरक्षित करने के लिए अपने गार्टर का सहारा लिया। बर्था के इस साहसिक सफर ने यूरोप के अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये मशीन इंसानी परिवहन का भविष्य बदलने वाली है। इसके तुरंत बाद फ्रांस की कंपनियों जैसे पानहार्ड और पेजो ने इस तकनीक को अपनाया, जिससे पूरे यूरोप में कार निर्माण का एक नया दौर शुरू हो गया। 19वीं सदी के अंत तक कारें बन तो रही थीं, लेकिन वे बहुत महंगी थीं। उन्हें अमीर रईसों के लिए हाथों से एक एक करके बनाया जाता था। एक आम इंसान के लिए कार खरीदना एक सपने जैसा था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ जिसने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। वे थे हेनरी फोर्ड। फोर्ड का एक ही सपना था, एक ऐसी कार बनाना जिसे एक आम कारखाने का मजदूर भी खरीद सके। साल 1908 में फोर्ड ने अपनी ऐतिहासिक कार मॉडल टी लॉन्च की, जिसे प्यार से टिन लिज़ी भी कहा गया। लेकिन असली जादू 1913 में हुआ, जब फोर्ड ने दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन की शुरुआत की। इस क्रांतिकारी तकनीक के तहत कार एक जगह खड़ी नहीं रहती थी, बल्कि कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती थी और कारीगर अपना अपना तय काम करते जाते थे। रफ्तार इतनी तेज रखी गई कि कारों को सिर्फ काले रंग में रंगा जाता था, क्योंकि वही पेंट सबसे जल्दी सूखता था। परिणाम ये हुआ कि जिस कार को बनने में पहले 12 घंटे लगते थे, वो अब सिर्फ 93 मिनट में तैयार होने लगी। 1908 में $850 में मिलने वाली ये कार 1920 के दशक तक घटकर महज $260 से $300 की रह गई। इतना ही नहीं, फोर्ड ने अपने मजदूरों का वेतन बढ़ाकर $5 प्रतिदिन कर दिया, ताकि वे खुद कार खरीदने में सक्षम हो सकें। उत्पादन बढ़ने और कीमतें घटने से अमेरिका के साथ साथ यूरोप और दुनिया के अन्य बाजारों में भी कारें धड़ाधड़ बिकने लगीं। मॉडल टी ने दुनिया के शहरों का ढांचा बदल दिया, सड़कों का जाल बिछाया और आधुनिक यातायात को जन्म दिया। 1920 और 1930 के दशक को ऑटोमोबाइल का गोल्डन एज कहा जाता है। अब कारें सिर्फ जरूरत का साधन नहीं रह गई थीं, वे स्टेटस सिंबल, स्टाइल और रुतबे की पहचान बन चुकी थी। लेकिन फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। इस दौर में कारों का प्रोडक्शन लगभग रुक गया और सभी कार कंपनियों को सैन्य वाहन बनाने के काम में लगा दिया गया। इसी युद्ध की जरूरत से जीप का जन्म हुआ, जिसकी मजबूती और हर रास्ते पर चलने की क्षमता ने इसे युद्ध के बाद आम लोगों की भी पसंदीदा गाड़ी बना दिया। 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में एक जबरदस्त क्रांति आई, जिसने दुनिया को 2 अलग-अलग रास्तों पर बांट दिया। एक तरफ अमेरिका में इकोनॉमिक बूम और सस्ते पेट्रोल के दम पर बड़ी भारी और बेहद पावरफुल V8 इंजन वाली मसल कार्स का क्रेज शुरू हुआ, जहां 1964 में लॉन्च हुई फोर्ड मस्टैंग, 1966 में आई शेवरले कैमेरो और 1966 की ही डॉज चार्जर जैसी कारों ने रफ्तार और आज़ादी के अमेरिकी कल्चरल सिंबल के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके ठीक उलट, युद्ध की मार और फ्यूल की भारी कमी झेल रहे यूरोप को छोटी, किफ़ायती और कम तेल पीने वाली गाड़ियों की जरूरत थी। इसी मजबूरी ने बेहतरीन इंजीनियरिंग को जन्म दिया, जिसके चलते जर्मनी में सादगी और मजबूती की मिसाल बनी फॉक्सवैगन बीटल, जिसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 1945 के बाद शुरू हुआ। 1959 में ब्रिटेन में स्पेस मैनेजमेंट की परिभाषा बदलने वाली मिनी कूपर
और 1957 में इटली की तंग गलियों के लिए बनी फिएट 500 जैसी आइकॉनिक कारें सड़कों पर उतरीं, जो आगे चलकर ग्लोबल लेवल पर फैशन और पॉप कल्चर का सिंबल बन गईं। इसी दौर में लग्जरी, इंजीनियरिंग और स्पीड का मुकाबला भी एक नए मुकाम पर पहुंच गया, जहां एक तरफ रोल्स रॉयस और बेंटले जैसी ब्रिटिश कारें अपनी हैंडक्राफ्टेड बनावट के साथ रॉयल लग्जरी का दूसरा नाम बनी, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की मर्सिडीज, बेंज और बीएमडब्ल्यू ने प्रीमियम इंजीनियरिंग, सेफ्टी और परफॉर्मेंस का एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। खासकर 1954 में आई मर्सिडीज की 300 SL गुलविंग ने अपने ऊपर खुलने वाले दरवाजों, गलविंग डोर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे जैसे कारें आम हुईं और उनकी स्पीड बढ़ी, इंसानी दिमाग में एक नया फितूर जागा, मेरी कार तुम्हारी कार से कितनी तेज है। इसी सवाल ने मोटर स्पोर्ट्स और रेसिंग को जन्म दिया। शुरुआत में शहरों के बीच आम और धूल भरी सड़कों पर ही रेस होती थी, जो ड्राइवरों और दर्शकों दोनों के लिए बेहद जानलेवा साबित होती थीं। इसी को देखते हुए वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद साल 1950 में FIA ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे तेज और सबसे एडवांस रेसिंग सीरीज की शुरुआत की, जिसे आज हम फॉर्मूला 1 या F1 के नाम से जानते हैं। 13 मई 1950 को ब्रिटेन के ऐतिहासिक सिल्वरस्टोन सर्किट पर दुनिया की पहली ऑफिशियल F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस आयोजित हुई। शुरुआती दौर में अल्फा रोमियो, मसेराती और फेरारी जैसी इटालियन कंपनियों का ट्रैक पर एक छत्र दबदबा था। उस दौर में कारों में न तो कोई सीट बेल्ट होती थी, न ही आज जैसे एडवांस हेलमेट या सेफ्टी गियर। जुआन मैनुअल फंजियो जैसे दिग्गज ड्राइवरों ने बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के सीधे मौत से आंखें मिलाते हुए इन बेहद खतरनाक और अनियंत्रित कारों को ट्रैक पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ाया। फॉर्मूला रेसिंग सिर्फ अमीर लोगों का एक खेल नहीं था, बल्कि ये कार कंपनियों के लिए एक चलती फिरती हाईटेक लैबोरेटरी थी। कंपनियां अपनी नई तकनीकों को सबसे पहले F1 और मोटरस्पोर्ट्स के कड़े और मुश्किल ट्रैक पर टेस्ट करती थीं, जो बाद में चलकर आम जनता की कारों का हिस्सा बनी। आज आपकी और हमारी साधारण कारों में मिलने वाले कई आधुनिक सुरक्षा और परफॉर्मेंस फीचर्स, जैसे 1911 की मोटर रेसिंग से शुरू हुआ रियर व्यू मिरर, अचानक ब्रेक लगाने पर कार को फिसलने से बचाने वाला ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पहियों की ग्रिप बनाए रखने वाला ट्रैक्शन कंट्रोल और बेहतर ग्रिप देने वाले डिस्क ब्रेक सबसे पहले रेस ट्रैक पर ही तराशे गए थे। इसके अलावा रास्तों के हिसाब से एडजस्ट होने वाला एक्टिव सस्पेंशन, उंगलियों से गियर बदलने वाले पैडल शिफ्टर्स, गाड़ियों को हल्का और बेहद मजबूत बनाने वाली कार्बन फाइबर बॉडी, और यहां तक कि इंजन की एफिशिएंसी और माइलेज को कंट्रोल करने वाले एडवांस सॉफ्टवेयर व टर्बोचार्जर, इन सभी की नींव और टेस्टिंग सबसे पहले फॉर्मूला 1 और रेसिंग ट्रैक पर ही हुई थी। इसी तकनीकी होड़ के बीच 1960 के दशक में ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पर्सनल और बिजनेस दुश्मनी देखने को मिली, जब 1963 में फेरारी के मालिक एंजो फेरारी द्वारा टेकओवर की डील ठुकराए जाने से नाराज हेनरी फोर्ड द्वितीय ने फेरारी को रेसिंग ट्रैक पर धूल चटाने की कसम खाई। महान कार डिजाइनर कैरोल शेल्बी और रेसर केन माइल्स की मदद से फोर्ड ने फोर्ड GT40 तैयार की और फ्रांस की ऐतिहासिक 24 घंटे चलने वाली ले मैन्स रेस में 1966 में फेरारी के सालों पुराने दबदबे को तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की, और इसके बाद 1967, 1968 और 1969 में भी लगातार जीत दर्ज की। F1 और ले मैन्स जैसी रेसों ने कारों को महज लोहे के एक डिब्बे से बदलकर इंजीनियरिंग, साइंस और एरोडायनामिक्स का शिखर बना दिया। साल 1973 में वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा, जिसे ओपेक ऑयल क्राइसिस कहा जाता है। खाड़ी देशों ने तेल के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगीं। अमेरिका और यूरोप की बड़ी, भारी और ज्यादा ईंधन पीने वाली कारें रातों रात आउटडेटेड नजर आने लगीं। इस वैश्विक संकट के बीच जापान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। टोयोटा, होंडा और निसान जैसी जापानी कंपनियों ने ऐसी कारें पेश की जो आकार में छोटी थीं, बेहद किफायती थीं, कम तेल पीती थीं और जिनकी विश्वसनीयता बेजोड़ थी। जापानी लीन मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते टोयोटा कोरोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। इसी जापानी क्रांति का प्रभाव आगे चलकर 1980 के दशक में भारत में मारुति सुजुकी के आगमन के रूप में देखने को मिला। इसी दौर में वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को लेकर भी चेतना जागी। स्वीडन की कंपनी वोल्वो के इंजीनियर निल्स बोहलेन ने 1959 में ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट बना ली थी, और वोल्वो ने दरियादिली दिखाते हुए इसका पेटेंट सभी के लिए फ्री कर दिया। इसके बाद 80 और 90 के दशक में एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ग्लोबल NCAP जैसी क्रैश टेस्टिंग संस्थाओं ने कारों को रफ्तार के साथ साथ सुरक्षित भी बना दिया। 1973 के इस संकट ने ऑटोमोबाइल उद्योग का ध्यान आकार और शक्ति से हटाकर दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर केंद्रित कर दिया, जो आज भी आधुनिक वाहन निर्माण का आधार है। रफ्तार का ये सफर जब 21वीं सदी में पहुंचा तो कारों की परिभाषा पूरी तरह बदल गई। कारें अब और भी ज्यादा कूल, फैशनेबल और हाईटेक हो गईं, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई क्रांति को जन्म दिया।
वैसे तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 1830 के दशक में ही स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने बना ली थी, लेकिन तब कमजोर बैटरी तकनीक के कारण पेट्रोल गाड़ियों ने बाजी मार ली। लेकिन लगभग 175 साल बाद 2008 में जब टेस्ला ने अपनी रोडस्टर लॉन्च की तो उसने दुनिया का ये भ्रम तोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी और बोरिंग होती हैं। आज की आधुनिक इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ बैटरी से चलने वाली गाड़ियां नहीं, बल्कि पहियों पर चलते फिरते सुपर कंप्यूटर बन चुकी हैं। इनमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑटो पायलट और सेल्फ ड्राइविंग मोड, एक्सीडेंट से पहले खुद ब्रेक लगाने वाला एडैस सेफ्टी सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक, जिससे पूरी कार मोबाइल से ही कंट्रोल हो जाती है। इतना ही नहीं, आज हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसान का फिल्मों वाला सपना उड़ने वाली कारें भी सच होने की कगार पर है। तो दोस्तों, ये था कारों का अनोखा सफर। अब एक सवाल आप लोगों से, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो पसंद आया या नहीं, यस या नो लिखकर अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।